My lovely friends, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अपने अपने फैमिली के साथ घरों में महफूज होंगे। वीवर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ मौर्य एम्पायर के सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपने मेरा पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। मैंने उस पार्ट में मौर्य एम्पायर और चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसारा को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। नाजरीन, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में जो बातें डिस्कस करने वाली हूँ वो है बायोग्राफी ऑफ अशोका, दूसरी कलिंगा वॉर, तीसरी अशोका के टाइम पे एम्पायर कितना फैला था, चौथी अशोका की मिशनरी एक्टिविटी, पांचवी अशोका की धम्मा पॉलिसी और छठी मौर्य एम्पायर का डाउनफॉल। दोस्तों, ये वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायोग्राफी ऑफ अशोका के बारे में। अशोका अपने फादर बिंदुसारा के मौत के बाद तख्त पर बैठा था। वो न सिर्फ मौर्य एम्पायर का एक ग्रेटेस्ट किंग था बल्कि एंशियंट इंडिया का भी एक ग्रेटेस्ट मोनार्च था। इसके अलावा अशोका के तख्त पर बैठने के पीछे एक स्टोरी भी है। ये कहा जाता है कि अशोका ने तख्त पर बैठने के लिए अपने 99 ब्रदर्स का खून किया था और तख्त को हासिल किया था। इस वजह से अशोका को चंड अशोका भी कहा जाता है। हिस्टोरियन के नज़दीक ये स्टोरी एकदम फेक है। हिस्टोरियन कहते हैं कि अशोका 4 साल तक के लिए स्ट्रगल करता रहा। इनके और इसके भाई के बीच थ्रोन को लेकर काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई। फिर 4 साल के बाद अशोका ने सबको शिकस्त दे दिया और थ्रोन को हासिल कर लिया। थ्रोन पर बैठने के बाद अशोका ने कलिंगा के साथ वॉर शुरू कर दिया। कलिंगा वॉर के बाद अशोका की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। अब वो मज़हब को मानने वाला एक शांत इंसान बन गया। हिस्टोरियन के मुताबिक अशोका के तख्त पर बैठने के 9 इयर्स बाद अशोका ने 206 बीसी में कलिंगा पर हमला किया और उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। हिस्टोरियन के मुताबिक आज के मॉडर्न उड़ीसा और गंजाम को कलिंगा कहा जाता था। कलिंगा दरअसल नंदा रूलर्स के टाइम पर मगध का हिस्सा था, मगर जब चंद्रगुप्ता की हुकूमत कायम हुई तब कलिंगा ने छोला और पांड्या के साथ मिलकर एक अलायंस बनाया और इसने खुद को चंद्रगुप्ता से अलग कर लिया और खुद को एक इंडिपेंडेंस स्टेट बनाया। इसके अलावा कलिंगा ने अपने मिलिट्री पावर में इजाफा करना शुरू कर दिया और अब वो धीरे धीरे मगध को धमकाने लगे। अशोका ने जब कलिंगा को ऐसा करते देखा तब इन्होंने अपने एम्पायर को बचाने के लिए कलिंगा को अपने अंडर लेने का फैसला कर लिया और कलिंगा पर हमला शुरू किया और इस तरह कलिंगा और अशोका के दरमियान जंग की शुरुआत हुई। काफ़ी सख्त तरीन जंग होने के बाद अशोका ने कलिंगा पर कब्जा कर लिया। इस जंग में 50,000 लोग प्रिजनल बना लिए गए और कई हज़ार लोगों की जानें चली गई। इस जंग का रिजल्ट काफ़ी खतरनाक तरीन निकला था। लिहाजा कलिंगा वॉर ने अशोका की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली ला दी। अशोका ने जंग से तौबा कर लिया और उसने अमन और शांति फैलाने का फैसला किया। लिहाजा मौर्य एम्पायर की एक्सपेंशन की पॉलिसी जो बिम्बिसारा के पीरियड में शुरू हुई थी वो कलिंगा वॉर के बाद अशोका ने ख़त्म कर दी। कलिंगा वॉर को लेकर हिस्टोरियन के बीच में काफ़ी इख्तलाफ रहा है। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी कहते हैं कि कलिंगा वॉर के बाद अशोका ने जंग से तौबा इसलिए किया था क्योंकि इसने इस वॉर में काफ़ी खून खराबा देखा था। इसने अपनी लाइफ में कभी इतना खून खराबा नहीं देखा, लिहाजा इसने जंग से तौबा कर लिया और अमन और शांति फैलाने के लिए बढ़ा और अब वो वीरी घोषा से थमा घोषा में तब्दील हो चुका था। डॉक्टर रोमिला थापर कहते हैं कि कलिंगा वॉर के बाद अशोका ने जंग से तौबा इससे नहीं किया क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लाइफ लॉस हुआ था, बल्कि इसके पीछे कुछ और हिस्ट्री थी। वो कहते हैं कि कलिंगा वॉर के बाद मौर्य एम्पायर बहुत ज़्यादा फैल चुका था और अब पूरे इंडिया में अशोका जैसे कोई भी ताकतवर नहीं था, लिहाजा अशोका ने जंग ना करने का फ़ैसला ले लिया। अगर हम लोग मौर्य एम्पायर की एक्सपेंशन की बात करें तो मौर्य एम्पायर सबसे ज़्यादा चंद्रगुप्त मौर्य के दौर हुकूमत में फैला था। इसके बाद इनका बेटा बिम्बिसारा तख्त पर बैठा, मगर इनकी दौर हुकूमत में मौर्य एम्पायर में किसी भी तरीके का कोई भी एक्सपेंशन नहीं हुआ। जबकि हम लोग अशोका के टाइम पर मौर्य एम्पायर की एक्सपेंशन की बात करें तो इसने सिर्फ कलिंगा को ऐड किया था। इसके बाद मौर्य एम्पायर का एक्सपेंशन रुक गया था और अशोका ने जंग से तौबा कर लिया था। इसके अलावा अशोका के टाइम पर मौर्य एक्सपेंशन का प्रूफ हमें चाइनीज़ ट्रैवलर ह्यून सान, तिब्बतन हिस्टोरियन
तान्नाथ और कश्मीरी पोएट कल्हाना में मिलता है। अशोका के एम्पायर की नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री सीरिया से जाकर मिलती थी। इसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सीरिया और इसकी टेरिटरीज शामिल थीं। इसके अलावा अशोका के एम्पायर में नॉर्थ कश्मीर और नेपाल का तराई इलाका भी शामिल था। इसका प्रूफ हमें ह्यून सान के अकाउंट और कल्हाना के राष्ट्रगिनी में मिलती है। जबकि अशोका के टाइम पर मौर्य एम्पायर ईस्ट में बंगाल से लेकर आसाम तक फैला हुआ था और इस बात की प्रूफ हमें ह्यून सांग के अकाउंट से मिलती है। अशोका के एम्पायर की लिमिट वेस्ट में सौराष्ट्र से लेकर अरेबियन सी तक थी, जबकि ये एम्पायर साउथ में मैसूर तक फैला हुआ था। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि अशोका के टाइम पर एम्पायर पूरी इंडिया में फैली हुई थी। ये ईस्ट में बंगाल से लेकर साउथ में तमिलनाडु तक फैला हुआ था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अशोका की मिशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में। कलिंगा के कॉन्क्विस्ट के 2 इयर्स के बाद अशोका ने बुद्ध मज़हब को इंडिया और इंडिया के बाहर फैलाने का फैसला किया। अब अशोका ने विहार यात्रा को छोड़ दिया और वो रिलीजियस टूर्स पर जाने लगा। इस रिलीजियस टूर्स को धम्म यात्रास कहा जाता है। इसके अलावा अशोका ने लोगों को अपने रिलीजन धम्मा की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए विमाना दसना और हस्तिन दसना का सहारा लिया। इसके अलावा अशोका ने अपने रिलीजन धम्मा को लोगों तक फैलाने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करके रखा था, जिसे धम्मा महामंत्रास कहा जाता है। अशोका ने लोगों तक अपने मज़हब को पहुंचाने के लिए पिलर्स में अपने बातों को लिख दिया। इसको धम्मा लिपि कहते हैं। इसके ज़रिए अशोक का मज़हब के बारे में आसानी से लोग पढ़ सकते थे। अशोका ने अपने धम्मा रिलीजन्स के ज़रिए लोगों को पीस और शांति का पैगाम दिया। इसके अलावा धम्मा का दरवाज़ा हर किसी के लिए खुला था, यानी धम्मा रिलीजन को कोई भी मज़हब के मानने वाले फॉलो कर सकते थे। इस रिलीजन के तहत लोगों को इक्वली राइट्स दिए गए थे। सब लोग आपस में बराबर थे, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं था। साथ ही साथ अशोक ने अपने धम्मा रिलीजन के जरिए लोगों को जानवरों के साथ हुस्न सलूक करने का पैगाम दिया और अपने पेरेंट्स का ओबे बनने के लिए कहा। डिस्कस करेंगे अपने आखिरी टॉपिक मौर्य एम्पायर के डाउनफॉल के बारे में। अशोका के डेथ के बाद मौर्य एम्पायर के तख्त पर जितने भी राजा बैठे वो काफ़ी कमज़ोर थे। आखिर में जब बृहदत्ता मौर्य एम्पायर का लास्ट किंग तख्त पर बैठा, तब इसके जनरल पुष्यमित्रा शुंगा ने बृहदत्ता को तख्त से तार फेंका और 185 BC में शुंगा डायनेस्टी की बुनियाद रखी। नाजरीन, हिस्टोरियन के बीच में मौर्य एम्पायर के डाउनफॉल को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है। हिस्टोरियन डॉक्टर हरा प्रसाद शास्त्री के मुताबिक अशोका ने बुद्धिज़्म मज़हब को कबूल किया था। इसकी वजह से ब्राह्मण इससे काफ़ी नाराज़ थे और यही वजह मौर्य एम्पायर की डाउनफॉल की बनी। मगर डॉक्टर H.C. रॉय चौधरी और दूसरे हिस्टोरियन कहते हैं कि अशोका ने नॉन वायलेंस पॉलिसी को अपनाया था और यही मौर्य एम्पायर की डाउनफॉल की वजह बनी। डॉक्टर रोमिला थापर ने इन तमाम बातों को गलत करार देते हुए कहा है कि मौर्य एम्पायर की डाउनफॉल की वजह अशोक के बाद बनने वाले बादशाह थे। वो लोग काफ़ी कमज़ोर थे और काफ़ी नाअहल थे। वो लोग एम्पायर को संभाल नहीं सके और मौर्य एम्पायर की डाउनफॉल हो गई। दोस्तों, मैं आज का अपना वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर से ज़रूर पहुँचे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। आपकी एक लाइक से मेरी मोटिवेशन में काफ़ी इजाफा होता है। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन पूछनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।